जहां पर ये राजस्थान में जो जीत मिली है शायद मोदी की गारंटियों से ही मिली है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए, केसी जैन है बीजेपी नेता, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस नेता है, रवि अरोड़ा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रवि अरोड़ा जी, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, क्लासिक बीजेपी, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि परिवारवाद से हटकर एक किसान के बेटे को मौका देना, एक बीजेपी के आम से साइलेंट वर्कर को मौका देना, ये एक संदेश जो है वह पूरे भारत को है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार में आए, भारत सरकार में बीजेपी ने सरकार बनाई, तो तब से ही उनके डिसीजन चौंकाने वाले रहे हैं। आज तक के उनके जितने भी पिछले डिसीजन आप देखेंगे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रहे, लेकिन इस बार जो ये 3 राज्यों की जीत हासिल की, इसके अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अटल अडवाणी की युग की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं दरकिनार करके अब मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है, एक नई युग की। और ऐसे में ये ना सिर्फ जो है भजन लाल शर्मा ऐसे सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए, बल्कि जहां तक प्रेमचंद भैरवा की बात करें, जबकि दिया कुमारी सुर्खियों में था, ऐसा लगता था कि उनको सीएम या डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, पर प्रेमचंद भैरवा का भी नाम जिस प्रकार से सामने आया तो खुद, चाहे हम भजनलाल शर्मा की बात करें, चाहे हम प्रेमचंद भैरवा की बात करें, इनको खुद को नहीं लग रहा था कि ये इनको यह पद मिलने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाले थे, लेकिन इतना तय हो चुका है कि अब जो राजनीति होगी राजस्थान में, जिस प्रकार से देखिए रिवाज कायम रहा, सरकार बदली, लेकिन अब वो रिवाज बदल भी सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम जो होगा वो मोदी युग की एक नई शुरुआत मुझे लग रही है। क्योंकि जिस प्रकार से आम कार्यकर्ताओं को एक बड़े पद पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब इन खुद कार्यकर्ताओं को भी नहीं लग रहा होगा कि हम इस पद पर पहुंच सकते, क्योंकि भजनलाल शर्मा की कुछ वीडियोस भी, कुछ फोटोग्राफ्स भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो बस पर चढ़कर सफर कर रहे हैं, या आम आदमी की तरह उन्होंने कार्यकर्ता की तरह काम किया संगठन के अंदर, और हमेशा पिछली 4 बार से लगातार वो महामंत्री के पद पर है, जबकि अध्यक्ष बदलते रहे। बिल्कुल, विस्तार से रवि अरोड़ा जी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे कांग्रेस के साथी हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस कब सीख लेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि अपने कंपटीशन से सीख लेना बहुत जरूरी है, नए चेहरों को मौका देना, एक कार्यकर्ता को सीएम बना देना, लेकिन कांग्रेस में वो बात शायद नजर नहीं आती। अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता है, सचिन पायलट जैसे नेताओं को आप मौका नहीं देते हैं। ये अब सीखने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देखिए पलक जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप एक उदाहरण दे रहे हो तो एक उदाहरण आपको भी देना चाहिए कि नेशनल पार्टी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और वो चुनाव के रूप में आई। यही बात आप के मीडिया के कई साथी भी बोलते थे, यही बात विपक्ष के लोग भी बोलते थे, राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते थे। चुनाव भी हुआ और निष्पक्ष हुआ, और चुनाव होके अध्यक्ष का चयन भी हुआ। ये कह देना गलत है। और रही बात जिस विषय को आप कह रहे हो, उस विषय के अंदर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनुभव को पीछे करके एक नए चेहरे को लाना, ये एक राजनीति की सीढ़ी की वो चाल है जो कहते हुए लोग डरते हैं। एक वो व्यक्ति जो दोस्त के रूप के अंदर सत्ता में काबिज है, वो अपनी सत्ता ना चला जाए, उसी के लिए अनुभव से परिपूर्ण जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान थे, उनका पत्ता काटा गया। उसी के कारण छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के मुख्यमंत्री। लेकिन चंद्रमोहन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि आप सर खुद एक नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता राजनीति में एक नई ऊर्जा की जरूरत रहती है? जी सर। ये आप रुपए की उस पहलू को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहलू आप नहीं सर, आप इस पर क्या सोच रखते हैं? क्या चंद्रमोहन शर्मा आज, सर आपसे ही पूछ रही हूँ, चंद्रमोहन शर्मा जो आज JK 24/7 न्यूज पर बैठे डिबेट कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इस हार्डवर्क को देखकर आपकी पार्टी को आपको मौका देना चाहिए? क्या इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल, ये आपका साधुवाद है आपके क्वेश्चन को, ऐसा होना चाहिए। इस दृष्टि के ऊपर मैं भाजपा को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये नियम और कायदा इस प्रणाली को अगले 24 के चुनाव के अंदर के मार्गदर्शन में चले जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री क्या कोई नया चेहरा देंगे? अगर एक अनुभव वाले मुख्यमंत्रियों को हटा देना और ये कह देना कि नया मुख्यमंत्री वर्कर और पुराना मुख्यमंत्री वर्कर नहीं है, तो फिर ये कायदा अपने पे क्यों नहीं सूट करता? क्या वो इस दलीज के ऊपर अडवाणी को, केशुभाई पटेल को और XYZ बहुत सारे नाम है, उन सबको दरकिनार करके उस जीत तक नहीं पहुंचे हैं? तो देखिए, राजनीतिक गलियारे की आवाजें कुछ और होती है, सूत्र कुछ और कह रहे हैं और चैप्टर कुछ और खुलते हैं। ठीक है, मुबारक है,
जो नए चेहरे बने हैं उनको हमारा हृदय से आभार ठीक है। मुबारक है कि वो केसी जनता की जैन जी, सेवा करें। इस वक्त जब हम सियासी गलियारों का जिक्र चंद्रमोहन जी ने किया है तो जिक्र कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कहीं भजनलाल शर्मा जी पपेट सीएम तो नहीं बन जाएंगे? देखिए पलक जी, पहली बात तो यह है कि राजनीतिक अनुभव की जहां तक बात है और पद की बात है, तो देखिए राजनीति में अगर आपको पद नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप अनुभव नहीं। जो भी मुख्यमंत्री, जब जिस समय मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो उसके पहले कभी वो सभासद तक नहीं रहे, कभी इसके पहले वो कोई मंत्री नहीं रहे, कोई विभाग उन्होंने नहीं संभाला। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जिस प्रकार से 20-25 सालों तक वहां पे सरकार कायम रही गुजरात में, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या उनको अनुभवहीन मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अभी देखिए कांग्रेस के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि क्या कांग्रेस कभी इस तरीके का काम करने की हिम्मत जुटा पाएगी? कांग्रेस और तमाम सारी और पार्टियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं आज भी राजतंत्रात्मक प्रणाली हावी है। उनको लगता है कि आज भी भारत देश में लोकतंत्र बहाल ना हो करके राजतंत्रात्मक प्रणाली चल रही, क्योंकि पहले नाना, फिर नाती, फिर पोता, फिर परपोता, फिर बेटी, इस तरीके की परंपरा जिन पार्टियों में रही हो, वो तो प्रश्न लगाएंगे कि अनुभवहीन व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री पद पे बैठा दिया। देखिए जिसको भी आप बैठा लेंगे, राजनीति में लंबे समय से सब कुछ देख रहा है, कामकाज देख रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है। आपने जो बात अभी कही, तो इसके आधार पर हम ये मान लें कि ये तो बीजेपी का कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फैसला था, एक संदेश देने की आप कोशिश कर रहे थे, मंशा कुछ थी नहीं आपको कार्यकर्ता को मौका देना है, केवल और केवल ये दिखाना चाह रहे थे कि कांग्रेस से परे हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया। नहीं पलक जी, देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बात तो ये है कि भारत देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े पद पर पहुंचाने की अगर किसी के अंदर इस तरीके की कार्य करने की क्षमता है तो भारतीय जनता पार्टी। अभी हमने आपके सामने एक उदाहरण माननीय मोदी जी का कहा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, इसके पहले वो कुछ नहीं थे, सीधे उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में क्या उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी के बाद उनके बेटे राजवीर मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। आप देखिए राजनाथ सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे पंकज सिंह क्या मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाता है और यहाँ पे संगठन में काम करना, संगठनात्मक चीजों को देखना मंत्री पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए स्वतंत्र देव जी जब कैबिनेट मंत्री थे, केसी जैन जी आप हमारे साथ बने रहिए, चंद्रमोहन शर्मा जी आप भी बने रहिए, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार जो ये 3 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चुने गए हैं, क्या 2024 में बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिलते हुए नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से चेहरे चुने गए हैं, एक नई ऊर्जा स्थापित करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि 3 राज्यों के अंदर बीजेपी को जीत तो मिली है, लेकिन इस बीच चौंकाने वाली जीत से ज्यादा मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं वे ज्यादा चौंका रहे हैं। लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। केसी जैन हमारे साथ बीजेपी नेता है, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस नेता, रवि अरोड़ा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। रवि अरोड़ा जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये जो फैसला बीजेपी द्वारा लिया गया है, एक राज्य में आप आदिवासी मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, एक राज्य में आप जनरल कैटेगरी के मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, एक किसान का बेटा जो है वह इस वक्त उप मुख्यमंत्री बन चुका है, तो एक राज्य में आपने ओबीसी मुख्यमंत्री को चुन लिया है। तो क्या ये 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री चेहरे चुने गए हैं ये 2024 के मद्देनजर चुने गए हैं? जी बिल्कुल। देखिए जो ये चुनाव हुए उसके बाद यह था कि यह चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है और उसी को देखते हुए ही सीएम के चेहरे इस बार बदले गए। और आपको बता दूं, मैं चाहे आप शिवराज सिंह चौहान की बात करो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करो, चाहे रमन सिंह की बात करो, ये टिप्पणी अटल अडवाणी के जमाने की थी और अब कुछ नया बदलाव करना तय था। क्योंकि 2024 देखिए आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसके अंदर भी एनडीए के घटक दल भी बुलाए गए हैं।
मुख्य अतिथि के तौर पे। उन मुख्यमंत्री को बुलाया गया है जो एनडीए के घटक दल थे। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से बिल्कुल फूकने की तैयारी, और इसके अंदर ये इसको इतना भव्य बनाने की तैयारी की गई है कि वो उसका मकसद सिर्फ यही है कि ये तैयारी 2024 की है। और ये तैयारी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान 2024 के इलेक्शन हो जाएंगे, हो सकता है उसके बाद कुछ बड़ा उलटफेर हो सके, हो सकता है कुछ बदलाव किया जाए। ऐसा कोई संभव जरूरी नहीं है कि यह सब चलता रहे, क्योंकि देखिए नए चेहरे, नई मतलब वो एक आम कार्यकर्ता को सीएम बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौती भी होती है किसी भी पार्टी के लिए। क्योंकि क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को जब बनाया गया था सीएम, आपको याद होगा तब कोई अटकलें लगाई होगी, पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने काम को करके दिखाया और आज वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं पूरी तरह से पार्टी, और फायर जाने जाते हैं। तो अपने आप में इनकी क्या भूमिका रहती है कि काम कार्यकर्ता जो ये फैसले लिए गए हैं कि बीजेपी द्वारा ग्रास रूट के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देना, तीनों राज्यों के अंदर हमने ये तस्वीर देखी। कांग्रेस के पास इसकी काट क्या होगी? क्योंकि आने वाले समय के अंदर बीजेपी अपनी चुनावी सभाओं के अंदर ये प्रमाण पेश करेगी कि हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं कार्यकर्ता को और आप परिवारवाद से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं। देखिए कांग्रेस के सामने सच में यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, यह समाजवादी पार्टी के लिए, यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए, यह बहुत सारी पार्टियों के लिए चुनौती बन के उभरा है इस बार मामला। क्योंकि जिस प्रकार से यादव को सीएम बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये सब चीजें आने वाले समय में सामने आएंगी सच में। और यह अब मंथन का समय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस फाइट करती है तो वो अगर निर्दलीय अपने स्तर पे लड़ती है, अपने दम पर पूरे देश में लड़ती है, तो मुझे लगता है उसको ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय अलायंस के। क्योंकि चुनावों के बाद अलायंस होता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनका भी कहीं ना कहीं टूटता है। और ऐसे में अगर अलायंस होता है, अगर जो मीटिंग इन फ्यूचर होने वाली है इंडिया गठबंधन की, ऐसे में कांग्रेस सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि बाहरी दलों के साथ भी किस प्रकार से चंद्रमोहन जी क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि ये पॉलिटिकल मूव जो है बीजेपी का, आप माने या ना माने, मास्टर स्ट्रोक है। आने वाली जितनी भी 2024 के अंदर जनसभाएं होंगी, बीजेपी द्वारा ये बात कही जाएगी कि हमने कार्यकर्ता को मौका दिया और कांग्रेस अभी तक परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ रही है। आपके पास इसका समाधान क्या है? देखिए बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक तो इतने हैं कि वो मास्टर स्ट्रोक उनको हर बार यूटर्न लेने पड़ते हैं। मास्टर स्ट्रोक तो उनका नोटबंदी का भी था, जीएसटी का भी था, मास्टर स्ट्रोक उनका ये भी था संसद में, संसद की अंदर सुरक्षा बनी रही तो संसद के अंदर भी आपकी घुसपैठ हो गई। जो नई संसद बनी है, पुरानी संसद ठीक नहीं है, मास्टर स्ट्रोक मत गिनिए। मास्टर स्ट्रोक तो काले कानून भी थे, उस पर यूटर्न लेने पड़ गए। बीजेपी को आज सत्ता बल मिली है लेकिन वोट प्रतिशत उसका घटा है। इन स्टेट के इलेक्शंस के अंदर देश की जनता ने ये बात बता दी कि जिस मुद्दे को बीजेपी जिन मुद्दों की बात से हटकर बार बार दुर्विक्र करती है और दूसरे मुद्दों को लाती है, मुद्दों की बात नहीं करती, वो 2014 के पहले की बीजेपी कहां है जो मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरती थी, जो मुद्दों की बात करती थी, वो ओवरऑल कांग्रेस के पास है। तो इसीलिए देश की जनता ने 3 स्टेट के अंदर वोट प्रतिशत के अंदर भाजपा से ज्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं। भले कांग्रेस उसके अंदर सर, लेकिन ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं था सर। मैं चाहती हूँ दर्शक इस वक्त जानना चाहते हैं, जब आपसे पिछले 10 सालों में या यूं कह लें उससे भी ज्यादा सालों से परिवारवाद को लेकर निरंतर बीजेपी सवाल उठाते हुए नजर आई है, अब आने वाले 2024 के अंदर मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के पास जवाब क्या होगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बजाय आपके पास परिवारवाद से हटकर कौन सा ग्रास रूट का कार्यकर्ता है जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? इसका जवाब कैसे? देखिए हमारे पास कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की जो पार्टी आप कुछ मीडिया, कहता हूं मैं आपको, कुछ मीडिया के लोग बार बार ये विषय उठाकर कांग्रेस के लिए करते हैं, वो मीडिया के लोग भाजपा का बेनिफिट करते हैं। कौन सा परिवारवाद आज कांग्रेस के पास? सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा के अंदर है। भाजपा का कौन सा ऐसा नेता है जो परिवारवाद के ऊपर से पैदा नहीं हुआ हुआ? गलत बात है ये, क्योंकि जिस परिवारवाद को कहकर सत्ता के बातों को फैलाया गया और देश की जनता को पड़ा गया, आज उसी परिवार के लोग तो आज मैं चाहूंगी केसी जैन जी, आपके पास ये अवसर है बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते जरा रोशनी डालिए कि कांग्रेस में आखिर परिवारवाद है कहां? देखिए पलक जी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लंबे समय से नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद फिर
उनके बेटे और उसके बाद में अब जो है राहुल गांधी जी लाइन में हैं। तो कुल मिलाकर के ये नहीं कह सकते कि भाई हम कांग्रेस पार्टी से फला व्यक्ति को सर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाएंगे। मौका अगर दिया तो हमारी गया। सरकार बनती तो वो सारी मल्लिकार्जुन चीजें अगर खड़गे छोड़ को भी दी जाए। अपने गुरुओं देखिए को देखिए पलक छीन जी, के हासिल नहीं करी है। पलक जी, ठीक है मोहन जी, अरे चंद्रमोहन जी, अपने मैं देश आपके की पास आऊंगा। जनता ने चुना, वो चंद्रमोहन देश जी, की हमने जनता सुना की आपको। मेजोरिटी से जीत के आए, जैसे आज देखिए नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल जीत के आए बिल्कुल हैं। आप जो चीज इनमें से आप कह किसी रहे भी नेता हैं, ने अपने आप गुरु जिन को मुद्दों छल की बात कर रहे हैं उसको पीछे सुन करके लीजिए सत्ता चंद्रमोहन के जी, ऊपर काबिज मैंने नहीं हुआ आपको है, धैर्य से सुना, जिसका नाम आप बड़ी मैंने आसानी से धैर्य ले से ले रहे आपको हो। सुना। चंद्रमोहन जी, नहीं, मुझे आपके चंद्रमोहन जी, मुझे जवाब मुझे दीजिए। आपके उन चंद्रमोहन नामों जी, के लिए विरोध करना पड़ रहा है ना। आप सर उनकी जगह चंद्रमोहन कर रहे हैं। जी, GST इस अगर वक्त दर्शक ना जवाहरलाल आपको नेहरू की सुन बात पा रहे करते हैं तो हैं उनको देश और की ना ही जनता ने केसी पसंद जी की। को सुन पा अगर रहे आप हैं। इंदिरा गांधी जी को कहते सर हैं तो आपसे इंदिरा छोटी गांधी सी जी को देश रिक्वेस्ट की है, जनता ने पसंद करा। चंद्रमोहन जी, आपसे राजीव एक गांधी छोटी जी को सी कहते हैं रिक्वेस्ट है तो सर, देश एक बार की जनता केसी ने जी को पसंद सुन करा। लीजिए, आप अपना पक्ष भी रखिएगा सर। नहीं, इस विषय के ऊपर आप पलक जी आपको देखिए, ये पलक जी, ऑब्जेक्शन करता हूँ इस बात के लिए। परिवारवाद ठीक है जो सर, मैं आपको पूरा चुनाव के मौका बाद दे कोई रही भी हूँ बात नेता करने लिए के लिए, आप लेकिन परिवारवाद आप शब्द दूसरे नहीं की भी इस्तेमाल बात करो। सुनिए। जनता केसी ने जी इनको बोलिए। खारिज कर दिया। आपने इनकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया, कांग्रेस पार्टी की दुखती नब्ज पर। और कांग्रेस इसको कितना भी सिर्फ मौखिक रूप से कह रही, कांग्रेस को करके दिखाना पड़ेगा। जिस दिन कांग्रेस करके दिखा देगी, इनके ऊपर से जो लगा हुआ एक बदनुमा दाग है परिवारवाद का, वो अपने आप हट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान अध्यक्ष है, क्या इनके पिताजी लेकिन यहाँ इस पर बीच अध्यक्ष थे? पार्टी में केसी चाहे जैन जी, प्रदेश ठीक हो, है, चाहे ये तो राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद हो, की हमने बात और कर दी। आपने मुख्यमंत्री को जिन लेकर के देख मुख्यमंत्री को लीजिए। चेहरा बनाया, आप- ठीक है आप केसी चाहे जी, मुख्यमंत्री केसी हो, जैन जी चाहे सुन लीजिए प्रदेश के सर। अध्यक्ष हो। केसी जैन जी, जी। अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी के लिए शायद 2024 के लिए राह इतनी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि जब हम एक ट्रेंड देखते हैं 2013 के अंदर, जब इन्हीं तीन राज्यों के अंदर आपको जीत हासिल हुई, तो 2013 से पहले ऐसे देखने को मिला कि जब आपको जीत मिली तो केंद्र में कांग्रेस आई, और जब हमने तीन राज्यों के अंदर 2018 में कांग्रेस की सरकार देखी, तो इस बीच कुछ उल्टा होते हुए नजर आए केंद्र में। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन तीन राज्यों के अंदर, जहां आपके पास अभी 65 में से 62 सीटें हैं, जो जीत आपको मिली है, शायद ये आंकड़ा लोकसभा में कम हो सकता है। नहीं पलक जी, देखिए जो जितनी सीटें हमारे पास में 2014 में थी, उससे ज्यादा सीटें जनता ने हमको 2019 में, और इस बार चूंकि हमको और ज्यादा काम करने का अवसर मिला है। जब हम 2014 में सरकार में आए तब हमें काम करने का अवसर नहीं मिला। हमारे काम पर जनता ने मोहर लगाई, 2019 में जनता ने हमको फिर से सरकार दी। और जिस प्रकार से मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, प्रदेश और देश का जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, परिवारवाद को जिस प्रकार से समाप्त कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं पलक जी, कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड कायम करने के लिए कांग्रेस को भी, लेकिन केसी जैन जी, शायद आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ही अच्छा रहा है देना सर। पड़ेगा। आप देखिएगा कल को ये लोगों की बात देना शुरू कर देंगे सर। वोट शेयर कांग्रेस का कांटे का टक्कर जैसा रहा है केसी जी, आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। रहा आसान नहीं। पलक जी, हमने आपसे बताया ना कि हमको काम करने का अवसर मिला है। जब काम करने का अवसर मिलता है तो जनता उस पर मोहर लगा के उसका मूल्यांकन करती है कि काम आपका सही है गलत है। आप देखिए कि इन तीन राज्यों में लेकर के क्या हो रहा था। कांग्रेस को खारिज किया, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे राजस्थान में हो, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, फिर से रिपीट हुई। ठीक है, और आप देखिए, ठीक है रवि अरोड़ा जी, क्या इस वक्त बीजेपी को सुनते हुए आप ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी काफी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? जी रवि जी। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां ही कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा देती हैं। कांग्रेस के साथ यही हुआ। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो रंजिश थी पार्टी की, जो अंदरूनी कलह था पार्टी का, वो खुलकर सामने आया। तो नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ा। देखिए, आप जो काम करते हैं धरातल पर, वो आपको जनता के सामने लेके जाना होता है। अब 6 महीने का टाइम, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। अब लोकसभा चुनावों में से पहले बीजेपी को कुछ भी बोलने से पहले उन तथ्यों पे बात करनी चाहिए कि ठीक है, अगर वो एक आम कार्यकर्ता को सीएम के पद पर पहुंचा रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो पब्लिक के बीच में क्या करने वाले हैं, उन बातों का वो करना चाहिए। क्योंकि अब विपक्ष भी पूरी तैयारी में, बेशक से कांग्रेस विपक्ष में आएगा, लेकिन आने वाले 2024 के इलेक्शन सर पर हैं। ऐसे में कुछ भी बोलना नुकसान दे सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंट होना खास। रवि जी, आपका आकलन क्या कहता है कि बीजेपी को जो 2019 में जीत मिली थी, 65 में से 62 सीटें मिल रही है इन राज्यों से लोकसभा में, तो क्या ये आंकड़ा कम भी हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर बेहतरीन रहा है 3 राज्यों में।
पलक जी, मैं आपको एक बात बता दूं, बेशक से मोदी जी की गारंटी को तीन राज्यों की जनता ने जो है माना है, उन्हें समझा है और उन्हें मैंडेट दिया है। पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि लोकसभा, यह ठीक है कि लोकसभा चुनावों के लिए आज भी देश में जो है मोदी जी की जो है एक अच्छा माना जाता है, काफी लोग पसंद करते हैं हमको। लेकिन मैं सच बताऊं कि क्योंकि एक साइलेंट वोटर जो है इस बार, क्योंकि कई विधानसभा के अंदर क्या होता है कि जब 4 विधानसभा के ऊपर अगर कोई एक लोकसभा है तो उस 4 विधानसभा में कुछ सीटें ऐसी होती हैं वो जहां बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल होती है। तो ऐसे में अगर जब उनका इकट्ठा किया जाता है वोट बैंक, क्योंकि वो जो एक जो जीत की वो है कि कितने % वोट मिले हैं, तो उसको जब हम देखेंगे तो ऐसे चंद्रमोहन जी सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जब हम इन 3 राज्यों के चुनावों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्ट्राइक रेट सामने आया, ये पूरा आकलन हमने करा सर, ये 67% था तीनों राज्यों में। जहां जहां पर भी चुनावी प्रचार पीएम मोदी द्वारा किया गया, 100 में से 67% ऐसी क्षेत्र थे जहां पर बीजेपी को जीत मिली। इससे ये तो संभव है कि 2024 में जो मोदी मैजिक विधानसभा में मिल रहा है तो लोकसभा में तो स्पष्ट तौर पर मिलेगा। कांग्रेस के पास चेहरा कौन है, क्योंकि यहां पर तो चेहरे की लड़ाई है। देखिए पलक जी, 140 करोड़ के इस देश के अंदर जहाँ 140 सीटें साउथ में हैं, वहां कोई मोदी मैजिक नहीं है, वहां कोई मोदी गारंटी नहीं है। और उसके बाद अगर हिंदी पट्टी क्षेत्र के अंदर अगर आप मैजिक मानते हैं तो उसी के अंदर तेलंगाना, उसी के अंदर मध्य प्रदेश, उसी के अंदर बंगाल, उसी के अंदर दिल्ली, उसी के अंदर बिहार, उसी के अंदर मध्य प्रदेश आप आ रहे हैं, उसी के अंदर महाराष्ट्र आ रहे हैं। देखिए जनता के मन में कब क्या बात घटित होती है ये जनता जानती है। और जनता अगर 2 सीट वाली पार्टी को 60 साल के अंदर धक्के खिलाकर सत्ता दे रही है तो इसमें कोई घमंड करने की बात नहीं है। जनता का जनमत को सम्मान करना चाहिए और हम सम्मान से कहते हैं, अगर जनता ने आज हमारे नेताओं को और हमको सड़कों पे उतारा है तो हम हाथ जोड़ कर उसको कबूल करते हैं। और हम चाहते भी हैं कि भाजपा इसी गप में रहे, क्योंकि भाजपा का ये घमंड ही उसको एक दिन धरातल पे लाएगा और उसको याद आएगा कि सत्ता लेने से पहले उस जिन मुद्दों की बात वो हमेशा किया करती थी, वो मुद्दों को दबाती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी, चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि अरोड़ा जी बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इन मुख्यमंत्री चेहरों पर चर्चा की, क्योंकि इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरे 2024 के मद्देनजर चुने गए हैं। सियासी गलियारों में कुछ ऐसी बात चल रही है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।